गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब चैप्टर। वर्ब में दो तीन चीजें ही ध्यान रखना होता है, जैसे मेनली यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स और यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है, होता ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं बार बार समझाता हूँ कि मैं आपको वो पढ़ाने नहीं आया हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो और फिर आप जब एग्जाम में जाओ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे स्किप कर जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी भी उसी लहजे में होनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ दो क्लास ही देने जा रहा हूँ वर्ब्स का, आज पार्टिसिपल, और नेक्स्ट जो क्लास कल आएगा आप लोगों का वो हो जाना है फिर आपका इन्फिनेटिव्स का यूज। ठीक है, आप ये दो क्लास करके देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन हो वर्ब से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, आज के क्लास के बाद आप सॉल्व नहीं करोगे जब तक इसके बाद वाला क्लास आप नहीं देखोगे, क्योंकि दोनों वीडियो मिलकर एक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा वर्ब का। ठीक है, तब आप कहीं से भी बनाओ, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं शुरुआत से। टॉपिक है आज हम लोगों का वर्ब, और यहाँ हम लोग आज पढ़ रहे हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। आज पढ़ेंगे पार्टिसिपल, नेक्स्ट क्लास में इन्फिनेटिव। शुरुआत करते हैं इसके डिफिनीशन से। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं इन सभी को हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब कहने का मतलब मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ लिखा गया है, या तो इसे मेन वर्ब कहेंगे या तो इसे प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। अब मेन वर्ब का पहचान क्या होता है, तो हिंदी में वैसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हो, जैसे यहाँ खेलना लिखा तो यहाँ ना लगा। ठीक है, वर्ब में हिंदी का कोई भी शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हो और वो किसी काम को डिफाइन करे तो उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, सोना, गाना, ये सारा का सारा मेरा क्या होगा, मेन वर्ब। ठीक है, और जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो जब भी वर्ब में ना लगा हो तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। तो पहले टू लिखेंगे और इसके बाद आने वाला वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। ये मेरा वर्ब क्या हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी टू लगा हो तो आगे वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, वर्ब का फैमिली बहुत होता है। ट्रांजेक्टिव भी होता है, इंट्रांजेक्टिव भी होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये सारा इसका होता है। लेकिन हमें सब कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस जो पढ़ना है हम लोग वही पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे, वो आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो दो एग्जाम्पल है इसके थ्रू आपको समझाया गया कि आखिर पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल हम लोग मेनली दो पढ़ेंगे, ऐसे तीन होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, वो तीनों इसमें आपको जिक्र किया गया है। तो जब कोई वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो और वो किसी नाउन की विशेषता बताए तो इसे हम लोग नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे क्या नाम देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे देखिए फ्लाइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म हुआ और ये बर्ड्स नाउन का विशेषता बता रहे हैं। अब ये विशेषता कैसे बता रहे हैं, तो देखिए हम लोग बोलेंगे कैसी चिड़िया, तो जवाब में क्या आएगा, उड़ती हुई चिड़िया। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में कैसा या कैसी लगाएं और जवाब आ जाए तो वो शब्द एडजेक्टिव होता है। ठीक है, गौर करके देखिए, फिर से बोलेंगे कैसी चिड़िया तो जवाब में क्या आएगा, उड़ती हुई चिड़िया। तो उड़ती हुई ने क्या किया, चिड़िया नाउन का विशेषता बताया। तो जब कोई शब्द किसी नाउन का विशेषता बताए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब तो होता ही है, साथ साथ वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। और जब भी बोला जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मतलब किससे लेना होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो नाउन की विशेषता बताए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ लिखा गया है ब्रोकन चेयर, तो यहाँ ब्रोकन को लिखा गया है पास्ट पार्टिसिपल। तो वही फिर एक एग्जाम्पल को हम लोग अप्लाई करेंगे, बोलेंगे कैसी कुर्सी। ठीक है, तो जवाब में क्या आएगा, टूटी हुई कुर्सी। तो कैसा या कैसी लगाया और जवाब में क्या आ गया, टूटी हुई। और ये किसका विशेषता बता रहा है, तो कुर्सी का। मतलब जब कोई शब्द किसी नाउन का विशेषता बता दे तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। चूंकि यह पास्ट फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, पास्ट पार्टिसिपल। चूंकि ये थर्ड फॉर्म में है इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होगा, वर्ब के साथ एडजेक्टिव का काम करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए अब आते हैं यहाँ से रूल्स पर। रूल्स है सबसे पहला, पार्टिसिपल्स आर यूज्ड टू जॉइन टू सीरीज ऑफ एक्शंस। अगर दो कोई एक्शन सीरीज में हो रहा हो, मतलब कोई एक काम हुआ वो समाप्त हुआ और ठीक उसके बाद दूसरा जो काम होना चाहिए अगर वही काम होता है तो इसे हम लोग कहते हैं सीरीज ऑफ एक्शन।
जैसे वह नाश्ता करने के बाद ऑफिस चला गया, ठीक है, वह काम समाप्त करने के बाद घर लौट आया। तो यूजुअल ये एक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ एक्शन, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ही टुक हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता लिया या नाश्ता खाया। ही वेंट टू अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड करने चला गया, मतलब नाश्ता करने के बाद वो मीटिंग अटेंड करने चला गया। तो ये दोनों मेरा क्या है, पास्ट का सेंटेंस है और दोनों सीरीज ऑफ एक्शन है। तो दोनों सेंटेंस को अब एक सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम लोग पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कैसे, सो समझिए, सब्जेक्ट को हटाएंगे और वहां हम लोग प्लेस करेंगे हैविंग। गौर से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको। सब्जेक्ट को हटाएंगे और उसके नीचे क्या लिख लेंगे, हैविंग। और कल के वीडियो में मैंने बताया था स्ट्रक्चर में कि हैविंग अपने साथ हमेशा V3 लेता है। तो टुक का V3 क्या हो जाएगा, टेकन। आई बात समझ में, हैविंग टेकन। हमको फिर समझा रहे हैं, सब्जेक्ट हटाकर हैविंग लिखना है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है और बाकी जो भी सेंटेंस है उसको एज इट इज रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। गौर कीजिए, हिज तो हिज लिखा, ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट लिखा, ही है तो ही, वेंट है तो वेंट, टू अटेंड द मीटिंग तो द मीटिंग, पूरा का पूरा वही हुआ। अब हैविंग V3 का मतलब ये आपको कल के वीडियो में बताया गया था। हैविंग और V3 का मतलब क्या होता है, के बाद। जैसे हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करने के बाद ही वेंट टू अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करने चला गया। है समझ में। चलिए इसी एक एग्जांपल को दूसरे तरह से समझते हैं। जैसा आपको कल समझाया गया था कि रूल चाहे जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जब मेरा कोई सेंटेंस वर्ब के फोर्थ फॉर्म से शुरू हो जाए, ठीक है, जब मेरा सेंटेंस वर्ब के फोर्थ फॉर्म से शुरू हो जाए तो कॉमा के ठीक बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है वो मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हम इसे यहां प्लेस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं और हिंदी निकालते हैं। हिंदी सही आया तो मेरा ये सेंटेंस सही होगा, हिंदी गलत आया तो मेरा ये पार्ट गलत होगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसको भी। कॉमा के बाद ही लिखा, मतलब इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा, ही। अब ही यहां आएगा और इसका हिंदी निकालना है। ही हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना नाश्ता करने के बाद ही वेंट टू अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करने चला गया। मतलब जिस आदमी ने नाश्ता किया वही मीटिंग अटेंड करने गया, मतलब सेंटेंस पूरा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन पार्टिसिपल सेंटेंस देयर इज अ नीड ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। पार्टिसिपल सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। मतलब है कहने का कि जब कोई सेंटेंस V4 से शुरू कर दे, ठीक है, तो कॉमा के ठीक बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है यही मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। जैसा कि आपको इस सेंटेंस में मैंने समझाया कि V4 से शुरू हो जाए, कॉमा के ठीक बाद में जो नाउन या प्रोनाउन है वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। अब हमें फिर वही देखना है यह सेंटेंस सही है या गलत। तो आपको तरीका बताया गया है कि जब सेंटेंस V4 से शुरू हो तो कॉमा के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन हो उसे यहां प्लेस कीजिए और हिंदी निकाल लीजिए। आई है, आई यहां आएगा तो होगा आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई ड्रॉप माई पेन समवेयर, मैंने अपनी कलम कहीं गिरा दी। मतलब जो आदमी स्कूल जा रहा था उसी ने गिराया, मतलब सेंटेंस सही है ये भी। है समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 3 है रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल। अब मेरा पार्टिसिपल से रिलेटेड जो सेंटेंस होता है उसमें गलती कैसे आती है सो दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गोइंग टू स्कूल अ डॉग बिट मी, स्कूल जाने के दौरान कुत्ते ने मुझे काट लिया, ठीक है। तो हिंदी निकाले तो हिंदी तो सही आ रहा है, लेकिन ये गलत कैसे सो देखते हैं। गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, तो जब सेंटेंस V4 से शुरू हो तो क्या करना था, कॉमा के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन है इसे सब्जेक्ट मानना है और इसे पहले रखना है, ठीक है। अब कॉमा के बाद लिखा ए डॉग, अगर डॉग यहां रखेंगे और हिंदी निकालेंगे तो हिंदी क्या आएगा, अ डॉग गोइंग टू स्कूल, कुत्ता स्कूल जा रहा था और कुत्ते ने मुझे काट लिया। होगा कभी, बिल्कुल गलत है। मतलब ये सेंटेंस तो मेरा गलत हो गया। अगर आपको आंसर लेना हो तो आप किस पार्ट में आंसर लेंगे, ए पार्ट में, ठीक है। अब इसे सही करना है तो सही कैसे कर सकते हैं, इस सेंटेंस को एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सही करने के लिए हम इस सेंटेंस के पहले 3 वर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले यूज करेंगे व्हाइल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाइल।
इसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट, कि एक्चुअल सब्जेक्ट कौन था सेंटेंस का। गौर कीजिए, स्कूल जाने के दौरान एक कुत्ते ने मुझे काटा, यहाँ क्या लिखा, मी मतलब मुझे, तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा था, मैं, तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे क्या लिखेंगे, आई, और इसके आगे हमें यूज करना होता है वाज या वेयर, तो चूंकि आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वाज। हो गया मेरा सेंटेंस सही। पढ़ के देखिए, व्हाइल आई वाज गोइंग टू स्कूल, जिस समय मैं स्कूल जा रहा था उसी दौरान अ डॉग बिट मी, एक कुत्ते ने मुझे काट लिया। ठीक है, यहाँ वाइल का यूज क्यों किया गया, व्हेन नहीं लगाया गया, व्हेन लगाएंगे तो गलत होगा, वाइल ही सही होगा, इसलिए कि इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस मतलब एक काम हो रहा हो और उसी समय कोई दूसरा काम भी हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस एक्शन के लिए हमेशा वाइल आता है, व्हेन नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात होने के कारण, वी डिड नॉट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं गए। हिंदी तो सही लग रहा है, लेकिन ये सही है सेंटेंस या गलत, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। बीइंग लिखा, आईएनजी लगा मतलब V4, तो V4 से शुरू हुआ तो क्या करना है, कॉमा के बाद वाले को यहाँ प्लेस करना है और हिंदी निकालना है। अगर V को यहाँ प्लेस करेंगे तो हिंदी क्या निकलेगा, वी बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, हम लोग तूफानी रात थे। हो सकता है कभी गलत हो गया, अब इसे सही करने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ इट को प्लेस कर लेना होता है बीइंग के पहले। क्यों इट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, नाइट की, तो नाइट मतलब समय, तो समय के लिए सब्जेक्ट हमेशा इट ही होता है। जैसे आप बोलते हैं 9 बज रहा है, इट इज 9 o'clock, जाड़े का मौसम है तो इट इज विंटर। ठीक है, अगर बोलना हो कि सो दोपहर का समय है तो इट इज आफ्टरनून। तो जब भी समय के बारे में चर्चा करें तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है, इट, इसलिए बीइंग के पहले हमें सिर्फ यहाँ इट को प्लेस कर लेना था, सेंटेंस सही हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को वापस देखिए, पीछे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आएगा। चलिए, रूल नंबर 4 है, देयर आर सम पास्ट पार्टिसिपल्स व्हिच वर्क एज एडजेक्टिव्स ओनली। कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। गौर कीजिए, पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या समझाया गया था आपको, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखने में लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता नहीं है, ये होता एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे मोल्टेन, तो मेल्ट से बना, तो मेल्ट का V2 और V3 तो मेल्ट ही होता है, लेकिन यहाँ लिखा मोल्टेन, मतलब क्या समझना है, ये एडजेक्टिव है। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ। सिंक का V2 V3, सिंक सैंक संक होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, संकेन, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका हिंदी क्या होगा, डूबा हुआ। उसी तरह से लिखा ड्रंकेन, तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ये हो गया V2 और V3, लेकिन यहाँ तो लिखा ड्रंकेन, तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव, इसका हिंदी क्या होगा, पिया हुआ। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये वर्ड कहीं भी लिखा मिले ये सही होगा, ये कभी गलत नहीं होगा। और एग्जांपल्स कैसे आएंगे, तो लिखेगा मोल्टेन लावा, पिघला हुआ लावा, संकेन शिप, डूबा हुआ जहाज, और ड्रंकेन ड्राइवर, मतलब पिया हुआ ड्राइवर। ठीक है, चलिए अब चलते अपने लास्ट रूल की ओर। When a sentence begins with considering, concerning, regarding, referring और broadly speaking, जब मेरा सेंटेंस considering, concerning, regarding, referring या broadly speaking से शुरू हो जाए तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, when a sentence begins with considering, concerning, broadly speaking, regarding, referring, छूटा हुआ आप ऐड कर लेंगे referring, तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस में और में नॉट बी यूज्ड, यूज हो भी सकता है, यूज नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। कंसीडरिंग द मैटर आई टुक द डिसीजन, मुद्दे पे विचार करने के बाद मैंने निर्णय लिया। ठीक है, पढ़ने में तो हिंदी सही लग रहा है, लेकिन इसे चेक भी करते हैं। कंसीडरिंग मतलब V4, तो कॉमा के बाद वाले को यहाँ प्लेस करना है, आई आएगा तो हिंदी क्या निकलेगा, आई कंसीडरिंग द मैटर, मैंने मुद्दे पे विचार किया। आई टुक द डिसीजन, मैंने निर्णय लिया, तो जिस आदमी ने विचार किया उसी ने निर्णय लिया, मतलब ये सेंटेंस क्या है, मेरा सही है। अब इस सेंटेंस को देखिए, कंसीडरिंग V4 है, कॉमा के बाद क्या लिखा, द डिसीजन, अगर द डिसीजन यहाँ आएगा तो हिंदी क्या निकलेगा, द डिसीजन कंसीडरिंग द मैटर, निर्णय ने मुद्दे पे विचार किया। हो सकता है निर्णय ने मुद्दे पे विचार किया, ये तो गलत हो गया, फिर भी मेरा सेंटेंस सही होगा। अब ये सही कैसे है, हिंदी गलत आ रहा है फिर भी हम बोल रहे हैं सही लेने, ये सही है।
कैसे सोच समझते हैं। इस एग्जाम्पल को पहले देखिए, फिर इस पे आते हैं वापस। ये तो सही है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। गौर कीजिए, रूल में क्या बोला, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। आई टुक द डिसीजन, अगर इस सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना हो तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। चलिए देखते हैं, आई टुक द डिसीजन, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, यही बनेगा ना। डिसीजन यहां आएगा, V2 है तो V2 के लिए वाज वर्ड लिखेंगे, फिर जो वर्ब है उसे V3 में चेंज करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसी सेंटेंस को यहाँ पैसिव में लिखा गया था और पैसिव में लिखकर क्या किया गया था, मेरे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर छुपा दिया गया था, इसलिए कि हिंदी गलत आ रहा था लेकिन सेंटेंस मेरा सही है। अब बताइए ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलना है इन्फिनेटिव का, और उसे आप जब पढ़ लेंगे तो आपका वर्ब चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है कि सर ने सिर्फ इतना ही टर्म बताकर कैसे खत्म कर दिया। परीक्षा देना है, परीक्षा पास होना है और तैयारी भी उसी हिसाब से करना है, तो बहुत ज्यादा चीजों पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, ठीक है। चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे पढ़ेंगे।